हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं दीपक गिरध्यानी आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ एक बहुत ही बढ़िया शानदार धमाकेदार और एक बेहतरीन सेशन लेकर गाइस, जो कि डेली बेसिस पर होता है। और इस क्लास से 100% दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे और दिल से लाइक कर देंगे। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ में। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं। अगर आपको विश्वास है कि हां मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और अपना पेपर जब देकर आएंगे तो आप यही कहकर आएंगे कि यस विश्वास था तभी फोड़ के आया हूं। तो विश्वास रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा है, और आप आगे जब एग्जाम देकर आएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। रिलैक्स कर लीजिए माइंड को, क्योंकि रीजनिंग में तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करती है, पर अपना विश्वास न खोएं। इतने बड़े आदमी ने भी यही कहा है, ठीक है। अपना विश्वास रखें अपने आप पर और आगे बढ़ते जाएं। चलिए सभी बच्चे जो हैं दोस्तों इस बात को सुन लें, कंप्लीट फाउंडेशन बैच अपना चालू हो गया है। A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच, इसकी जानकारी दोस्तों आप लोगों को मैं दे चुका हूं। 999 रुपीज में आपको यह बैच मिलेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी तक की सभी पीडीएफ्स आपको आज जो है अपलोड कर दी जाएगी, आज के सेशन की भी और कल के सेशन की भी। तो सारी पीडीएफ्स आपको आज मिल जाएगी। आप रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल पर आप इसे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम पे आपको ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस भी यहां से मिलने वाले हैं, ठीक है। 8 सितंबर से ही ये बैच चालू हुआ है और इसकी प्राइस अभी दोस्तों 999 रुपीज ही है। पर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इसकी प्राइस 1499 हो जाएगी। तो 1499 होने से पहले ही आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज CGL का नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है, मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है और आपकी लगभग 18,000 प्लस वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं देखने को, ठीक है। तो जाइए क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप ओपन करिए, इंस्टॉल करिए, प्रिपरेशन पे जाइए और सीधा बैच ज्वाइन कर लीजिए। प्रिपरेशन पे क्लिक करिए, बैच को ज्वाइन करिए और बाय कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये है और पहला ही प्रश्न धमाकेदार है। और पहले ही प्रश्न के अंदर आपको निकालना है कि विषम संख्या कौन सी होगी। चलते हैं। चलो बनाओ। 316, 116, 190, 442, 512 कौन सा अलग है दोस्तों? देखिए इन संख्याओं का सम करके देखिए। 3 + 1 + 6 कितना बन रहा है? 10। इसको देखो 1 + 9 + 0 कितना बन रहा है भाई? 10। इसको देखो 4 + 4 + 2 कितना बन रहा है? 10। और ये 5 + 1 + 2 कितना बन रहा है? 8। तो कौन सा डिफरेंट हो गया भाई? कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? ये डिफरेंट हो गया, 512 डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी, मराठी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ये है। एकदम गोली की स्पीड चलनी चाहिए आज, ठीक है। एकदम जैसे आप एग्जाम हॉल में आप पेपर देंगे ना, आपको वैसा ही सोच के आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितना प्रतिशत केवल हिंदी बोल सकता है? केवल हिंदी बोलने वाले लोग कितना देखो परसेंटेज में बोला गया है, ठीक है। और दी गई जितनी भी ये है ना, ये सब कैसे दे रखे हैं? व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। देखिए व्यक्तियों की संख्या इस तरीके से आपको दे रखी है और आपसे बोल रहा है कितना % हिंदी बोल सकता है। कितना % केवल हिंदी बोल सकता है? 50 आप आंसर दोगे ना, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने समझा नहीं प्रश्न। आपको दे रखा है यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, ये व्यक्तियों की संख्या है, ये सारी व्यक्तियों की संख्या है। तो पहले तो टोटल देख लो ना, कुल कितना है भाई साहब। हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत तो बाद में निकालोगे, पहले ये तो निकालो टोटल कितना है। ये सारे व्यक्ति हैं जो अलग अलग भाषाएं बोल। 50 जिस किसी का भी आ रहा है 100% गलत है, आपने प्रश्न को समझा नहीं।
नीचे दिए गए वेन आरेख में मराठी, अंग्रेजी, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है। ये व्यक्तियों की संख्या है। तो पहले कुल व्यक्ति कितने, पहले तो ये निकालोगे ना। तो कुल व्यक्ति कितने हैं जो भाषाएं बोलते हैं। कुल व्यक्ति कितना दे रखा है, 50 + 8 + 5 + 7 + 68 + 80 + 65 65 130 और 80 130 130 इसको ले लो तो हो गया 13 दूनी 26 260 260 और 3 260 और 10 270 280 283 ये आ रहा है 283। अब केवल हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज है, क्वेश्चन ढंग से देखो, परसेंटेज पूछा है। तो ये 50 283 का कितना परसेंट है, ये 50 283 का कितना परसेंट है लगभग बताओ। 50 283 का कितना परसेंट है, 50 283 का कितना परसेंट है भाई, बनाइए। 50 283 का कितना परसेंट है, अठारह आंसर आ रहा है। 283 का कितना परसेंट है, 18। बिल्कुल, अगर ये लगभग जो है दोस्तों, अगर ये 300 होता तो 20% तो बन ही नहीं सकता ये। 50 283 का कितना परसेंट है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 18%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18%। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको तो लगभग कितना आ जाएगा भैया, 18% आ जाएगा। सही है। चलो अगला, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं लेकिन मराठी नहीं बोल सकते। कितने व्यक्ति अंग्रेजी तो बोल सकते हैं लेकिन मराठी नहीं बोल सकते। मराठी नहीं बोल सकते और अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी बोल रहे हैं। भाई सर्किल हटा दो तो अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए, 65 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 73। 2 प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में भाई, 2 क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे दिखने वाले हैं। सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप कर देंगे दोस्तों, तुरंत प्रभाव से। कितना आया, 83 इज द करेक्ट आंसर। चलो, देश में निर्मित सभी लैपटॉप में से ब्रांड के की बिक्री सर्वाधिक है। ठीक है, तो देश में सभी लैपटॉप विनिर्माण ब्रांडों की बिक्री की संख्या सर्वज्ञात है। संख्या ज्ञात होगी तभी तो आप बोल रहे हो ना भाई साहब। संख्या ही ज्ञात नहीं होगी तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसने उससे ज़्यादा बेचा है या उसने कम बेचा है। भाई देश में निर्मित सभी लैपटॉपों में से के की बिक्री सर्वाधिक है, तो इसका मतलब आपको सभी लैपटॉप विनिर्माण ब्रांडों की बिक्री की संख्या भी ज्ञात होगी आपको। लैपटॉप की बिक्री अधिक होगी तो लाभ भी अधिक होगा। लैपटॉप की बिक्री अगर अधिक होगी तो लाभ भी अधिक होगा। क्या ये बात जो है दोस्तों इससे निकल कर आ रही है क्या अपने पास, बताओ आप क्या बन रहा है ये। लैपटॉप की बिक्री सर्वाधिक होगी तो लाभ भी सर्वाधिक होगा। सस्ते दामों पे बेचोगे तो लॉस हो जाएगा, ज़्यादा निकालो, पर अगर सस्ते में बेच रहे हो तो लॉस भी हो सकता है। तो लाभ और हानि की तो कोई बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो ये तर्क मजबूत है कि भाई साहब, ये तर्क मजबूत है कि सर्वाधिक है। इसका मतलब आपके पास ये पूर्व धारणा निकाल सकते हो कि हाँ आपको उसके बारे में पता है, सारे ब्रांडों की बिक्री के बारे में पता है आपको, तभी आप बोल रहे हो, अदरवाइज नहीं बोलते आप। चलो नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या बनने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर दे रहा है कि विद्यालय नियमित आना। यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय अनियमित रूप से आता है, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय अनियमित रूप से आता है तो उसे परीक्षा में खराब अंक मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता भी है, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय अनियमित रूप से आता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है, तो परीक्षा में उसे खराब अंक मिलेंगे। तो विद्यालय नियमित रूप से आना महत्वपूर्ण है, ऐसा उसने खुद नहीं दे दिया। यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में खराब अंक मिले हैं तो विद्यालय अनियमित रूप से आया होगा। क्या ये डायरेक्ट रिलेटेड है क्या इससे? भाई सोच समझ के जवाब देना और आराम से जवाब देना। आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? निष्कर्ष का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। आखिर आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो?
आप इससे क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, क्या परिणाम निकाल रहे हो? यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय अनियमित रूप से आता है तो उसे परीक्षा में खराब अंक मिलेंगे, परंतु अगर किसी विद्यार्थी को खराब अंक मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनियमित रूप से आया होगा। अक्कल लगाओ, आपने तो उल्टा कर दिया है। यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर कहेंगे फर्स्ट फॉलो, लेकिन फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देखिए कैसे, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय नियमित रूप से आता है, अनियमित रूप से आता है तो परीक्षा में खराब अंक मिलेंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उसको खराब अंक मिले हैं तो वो अनियमित रूप से आया होगा। ऐसा कोई रूल नहीं दिया उसने। अनियमित रहेगा तो खराब मिलेंगे, परंतु खराब मिले हैं तो अनियमित रहा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ लिए। आगे देखिए, नियमित रूप से विद्यालय आना परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जी हाँ, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अगर आप नियमित आओगे तो भैया आपको जो है अच्छे अंक मिल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अगला। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ आज के सेशन में आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन रख रहा हूँ आज लॉजिकल रीजनिंग के, क्योंकि बाकी टॉपिक्स तो हम लोग करते ही हैं। आज सिटिंग अरेंजमेंट पजल के भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप देखते हुए जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक करके शेयर कर दें पहले यार दोस्तों, है ना। फटाफट से एक बार लाइक करके शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है शायद। कर दिया भाई मैंने, आप भी कर देना, मैंने भी कर दिया। चलो बनाओ। क्या है प्रश्न? चलो देखिएगा, क्या कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को मुफ्त भोजन प्रदान करना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूं, आप सेकंड भी दे रहे हो, फर्स्ट भी दे रहे हो, अलग अलग आंसर दे रहे हो। क्या कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को मुफ्त भोजन प्रदान करना चाहिए? वो कह रहा है कि हाँ कर दो भाई, कम से कम कर दो, मुफ्त भोजन कर दो, क्योंकि यह उत्प्रेरक के रूप में होगा जो कंपनी के प्रति कर्मचारियों की वफादारी तय करेगा। क्योंकि यह एक उत्प्रेरक के रूप में होगा जो कंपनी के प्रति वफादारी को तय करेगा। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं ना अपन कि जिस घर का अन्न खाया है तो भैया तो उसके खिलाफ बगावत नहीं हो सकती, इस तरीके से मतलब, है ना, कि हाँ यह एक उत्प्रेरक के रूप में होगा जो कंपनी के प्रति कर्मचारियों की वफादारी तय करेगा। ठीक है, मान लेते हैं, गलत भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि मेनू का निर्धारण क्योंकि मेनू का निर्धारण करना मुश्किल होगा। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमें तो क्या चाहिए, दाल बाटी चाहिए, कुछ लोग चाहेंगे नहीं हमें छोले भटूरे चाहिए, हैं, मेनू का निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों ये रखा है, 2 प्रश्न भैया आ रहे हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं, प्रत्येक पेपर में आ रहे हैं। कितना फास्ट आप कर सकते हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
36, M का अर्थ है डिवाइड, O का अर्थ है +3, P का अर्थ है -12, M का अर्थ है फिर डिवाइड बाय 3। सोल्व कर लो, 9 चौक 36 और 3 चौक 12, सही है। तो 4 और 3 7, वैसे तो 4 से 4 कट गया, तो कुल मिला के 3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। कथन और वो दे रखा है आपको, कारण और प्रभाव एक तरीके से। शरीर में एड्रेनलिन थायराइड ग्रंथियों द्वारा स्थिरित होता है। एड्रेनलिन थायराइड ग्रंथियों द्वारा, एड्रेनलिन, हाँ एड्रेनलिन हार्मोन के लिए बोल रहा है कि वो थायराइड ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथियों से कब से निकलने लग गया एड्रेनलिन? एड्रेनलाइन हृदय गति और श्वसन को बढ़ाने का कारण होता है। हाँ, एड्रेनलिन से बिल्कुल ये बात सही है कि हृदय की गति और श्वसन को बढ़ाने का कारण होता है एड्रेनलिन। सेकेंड वाला तो 100% सही है। पहला वाला बताओ भाई साहब, पहला वाला बता दो जल्दी से भैया। पहला वाला तो 100% गलत है। पहला वाला तो भाई साहब 100% गलत है, 100%। एड्रेनलिन थायराइड ग्रंथियों से स्रावित होता है क्या? बिल्कुल गलत है भाई साहब, और इनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो पहला वाला तो गलत ही हो गया ना। तो पहला गलत है और दूसरा सही, आर सही है, मतलब ए रॉन्ग आर सही। चलो नेक्स्ट बनाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सोच समझ के और आराम से करिएगा। 8 अलग अलग धातुओं का तापमान मापा जाता है। कल के पेपर में बहुत अच्छा चांस हो सकता है कि दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। जब 8 अलग अलग धातुओं का, मतलब मंडे को जब 8 अलग अलग धातुओं का तापमान मापा जाता है तो पाया गया कि धातु सी 3 अन्य धातुओं से गर्म है। धातु सी 3 अन्य धातुओं से गर्म है। धातु सी 3 अन्य धातुओं से गर्म है। भी धातु सी से गर्म लेकिन जी से ठंडी। बी धातु सी से तो गर्म परंतु जी से ठंडी है। धातु जी कम से कम अन्य वस्तुओं से ठंडी है। धातु जी कम से कम अन्य वस्तुओं से ठंडी है। अच्छा, कुछ और भी वस्तुएं हैं जिनसे ठंडी है। धातु जी कम से कम अन्य वस्तुओं से ठंडी तो है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी हो पता नहीं है। धातु एफ ए से गर्म और डी से ठंडी। एफ डी से तो ठंडी और ए से गर्म है, और धातु डी सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, और सभी धातुओं में ए भी सबसे ठंडी नहीं है। ए सबसे ठंडी नहीं है। तो भैया देखना इधर, एफ ए से तो गर्म, एफ ए से गर्म, ओहो हो, एफ ए से तो गर्म परंतु डी से ठंडी है। ई धातु एच से, ई धातु एच से गर्म। अच्छा, तो अभी तो एच भी तो नहीं आया। कितनी है भाई इसमें? 8 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुई हैं अभी तो 7 ही हुई हैं भाई। 7 का हिसाब किताब हुआ है। ई एच से गर्म है भैया। ई जो है वो एच से गर्म है। ई एच से गर्म है। तो देखना इधर, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ पर बी लिख देता हूँ और जी तो आ ही गया है, और एक स्पेस और बना देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया उसने। देखो, डी धातु सबसे गर्म नहीं है। डी धातु सबसे गर्म नहीं है, तो मतलब डी धातु सबसे गर्म नहीं है। डी को यहाँ ले लो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये भी बोला गया था कि धातु डी देख लो, धातु डी सबसे गर्म नहीं है। और एफ ए से तो गर्म लेकिन डी से ठंडी है। एफ ए से तो गर्म और डी से ठंडी है, और डी सबसे ज़्यादा ठंडी नहीं है, यानी डी से भी ठंडी कोई है। इसका मतलब भाई डी से भी ठंडी कोई है, और डी यहाँ, एफ यहाँ, ए यहाँ, और लास्ट वाली लाइन ई एच से गर्म है। अगर ई एच से गर्म है तो ई यहाँ
और H यहाँ, क्योंकि A भी सबसे ठंडी नहीं थी इसलिए A भी उससे पहले आएगा, तो ये सीक्वेंस बनेगा। आप चाहो तो चेक कर लो। C 3 धातुओं से गर्म है, C तो यहीं आएगा। B C से गर्म लेकिन G से ठंडी है, ये हो गया। G कम से कम अन्य धातुओं, कम से कम दो बोला है भाई साहब। G कम से कम 2 अन्य धातुओं से ठंडी है, तो 2 धातुएं इससे पहले ले ली। D यहाँ पर, E यहाँ पर, H यहाँ पर, कन्फर्म हो गया। सभी धातुओं में सबसे गर्म कौन है? सभी धातुओं में सबसे गर्म E है। चलो अगला प्रश्न देख लो। कितनी धातुएं B से गर्म हैं? B से गर्म कितनी धातुएं हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। B से गर्म 3 धातुएं हैं। चलो अगला प्रश्न बना दिया हमने ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ चुका है। ये लॉजिक जो इसके अंदर लगेगा, सोच समझ के आराम से करिए। ये क्या लिख रहा है ये बच्चा? चलो बनाओ। काफ़ी सारे लोगों का आंसर देखिएगा, 42 आ रहा है दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, बेटा सिटिंग अरेंजमेंट पजल का एक सेशन तो सुबह भी है। सुबह भी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पजल का सेशन रखा है। आज आपको जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ के क्वेश्चंस कराए थे दोपहर दिन में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, वो आपका कंफर्म हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग का एक बच रहा है, जिस पे ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी आपके लिए एक सेशन में लेके आ रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और भी हैं, जो नए तरीके से जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनका भी समावेश है। ठीक है, आराम से करिए। पर कम से कम आप अपने रिव्यूज़ तो दे दिया कीजिए। जिसका भी यार एग्ज़ाम हो गया है या बाद में समय मिला है, उस समय मान लो ऑटो वगैरह पकड़ रहे हो या बस वगैरह पकड़ रहे हो, समय नहीं मिला तो कम से कम बाद में दे दें, पर एक बार रिव्यू ज़रूर दें। 9602514332 इस नंबर पर आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि +6 हो रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर +2 हो रहा है। इस जगह देखें तो दोस्तों +4 हो रहा है, और यहाँ पर देखें तो दोस्तों 8 हो रहा है। दिख रहा है आपको, है ना? अब यहाँ पर आप देखिए इस जगह, ये देखिए 6 है ना, ये 6 आपने ऐड कर दिया, 22 बन गया। 22 का ये यूनिट डिजिट 2 ऐड किया हुआ है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 ऐड किया है, यहाँ पर 8 ऐड किया है, और यहाँ पर आप 6 ऐड करेंगे। जब 6 ऐड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप 42 बनाएंगे, 42 बनेगा, और इस तरीके से सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। ये स्टार्टिंग के बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया था, है ना? और इसका आप फॉर्मूला जानते ही हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जल्दी से निकाल कर बताइए कि क्या बनने वाला है। 1:40 पर घंटे की और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? घंटे की और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि यार हम लोग जो हैं, मतलब दिल्ली तमन्ना है कि फटाफट से यार 2 लाख सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन करना है। जैसे कि अपन 1 लाख पे भी किया हमने, 1.5 लाख पे भी किया, अब 2 लाख पे करना है फटाफट से। तो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो सेलिब्रेशन जल्दी हो जाएगा यार, और तो क्या है ना? चलिए चलिए दोस्तों बनाइएगा। 11/2 मिनट की वैल्यू क्या है? मिनट की वैल्यू 40 है, -30 इंटू आवर की वैल्यू 1 है। 2 से 40 कट गया 20 बार, 11 दूनी 22, 220 - 30, 220 - 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 190। ठीक है, कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। और 190 ऑप्शन में दे भी रखा है। अगर मान लीजिए 190 ऑप्शन में ना भी दे रखा हो तो आप दूसरा एंगल निकाल सकते हो, 360 - 190। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 170। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, 190 170। चलिए अगला देखिए, 45 52 63 76। देखिए अच्छे से देखिएगा, बनाओ।
जल्दी से बनाएं। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट। यहाँ पर हो रहा है +7, +7 हो रहा है। इस जगह देखें आप, ये हो गया 11, +7 +11। इस जगह देखें आप, यहाँ 13, फिर यहाँ पर देखिए 76 और 93, यहाँ 17 हो रहा है, 12 और 7, यहाँ 19 हो रहा है। तो ये तो प्राइम नंबर की सीरीज़ चल रही है दोस्तों। ये क्या चल रहा है? प्राइम नंबर का सीरीज़। भाई प्राइम नंबर सीरीज़ चल रही है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, अगला आ जाएगा 29। ठीक है, ये आ गया आपके पास 164। ये आपका आंसर आ गया 164। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, बनाइए। गैप देखेंगे 7, इस जगह गैप देखिए 13, फिर यहाँ पर गैप देखेंगे 25, 35 और 8, 43, सड़सठ, 97। अगला क्या बनेगा? फिर यहाँ पर गैप देखा, डिफरेंस का डिफरेंस तो 6, 12, 18, 24, ये हो रहा है 30। तो 6 का गैप चल रहा है, दिख रहा है? देखो यहाँ पर सब में 6 का गैप है, यानी डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस का डिफरेंस का डिफरेंस। तो यहाँ आएगा 36, जोड़ लीजिए, कितना आया भाई साहब? 405। क्या आंसर आ गया आपका? 405 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए। इनको अरेंज करना है आपको, ठीक है। ये एक पजल भी बोल सकते हो, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हो दोस्तों, जिसकी इच्छा हो जो बोल लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से बनाएं, क्या बनेगा? चलिए दोस्तों, 5 ही व्यक्ति हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, और एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ तक का तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। किम इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ लियन, ठीक है। लियाम के तत्काल दाएं बैठा है कौन? किम। ये लियाम उल्टा हाथ लेके गए, हथेली वाला भाग दायां, और लियाम के तत्काल दाएं कौन बैठा है दोस्तों? किम बैठा हुआ है। किम लियाम के तत्काल दाएं बैठा हुआ है। रोवन और किम के बीच 2 व्यक्ति हैं। रोवन और किम के बीच 2 व्यक्ति हैं। निकिता रोवन के बगल में बैठी है, लेकिन अंतिम दाएं छोर पर नहीं, ठीक है। तो फिर इधर बना लेते हैं, क्योंकि 5 लोग तो हैं ही सही। तो यहाँ पर उसने बोला था कि रोवन और किम के बीच, ठीक है। तो रोवन और किम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। निकिता रोवन के बगल में बैठी है, लेकिन वो लास्ट में नहीं बैठी है, ठीक है। सारा किम के बगल में भी नहीं बैठी है। भाई सारा किम के बगल में नहीं थी, यानी ये अरेंजमेंट नहीं बनेगा। अब आप देखिए, इसी अरेंजमेंट को आप किधर बनाइए? इस तरफ बनाइए। किम, देखिए इसी अरेंजमेंट को हम इधर बनाएंगे, ठीक है। ये किम दाईं तरफ न बनाकर इस तरफ बना लो, यहाँ बना लो रोवन, ठीक है। किम और रोवन के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और किम लियाम, ठीक है। किम लियाम कहाँ गया? LIAM, लियाम के तुरंत दाएं था। अब निकिता के लिए बोला है कि निकिता रोवन के इस तरफ नहीं बैठी है, पड़ोस में तो बैठी है पर किसी कोने पर नहीं बैठी है, तो निकिता को इधर बना लो, सही है। सारा किम के बगल में नहीं बैठी है, तो सारा किम के बगल में मत लो, सारा को इधर ले लो,
तो उसने बोला सारा और लियाम के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो सारा और लियाम के बीच में कितने लोग बैठे, तो सारा और लियाम के बीच में 2 लोग बैठे। ठीक है दोस्तों, बी आपका आंसर आ जाएगा। सारा और लियाम के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 27 अगस्त 2020 को क्या होगा, जल्दी से बनाइए दोस्तों। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, यानी कि बुधवार था। तो आपसे बोला गया 27 अगस्त 2020 को क्या होगा। कितना फास्ट आप कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करना ही छोड़ दें। पेपर में स्टार्टिंग में बहुत आए थे, अभी नहीं आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप छोड़ दें, प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें। चलिए बनाइए दोस्तों, क्या बनने वाला है। जनवरी से अगस्त जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये हो गया अगस्त। जनवरी से अगस्त पे जाना है। जनवरी, 1 जनवरी दे रखा है आपको, उस दिन वेडनेसडे, तो जिस तारीख का वार दे रखा होता है वो तो काउंटिंग में आता नहीं है। अब जनवरी में कितने दिन बचे भाई, जनवरी में बचे सर 30 दिन बचे। फरवरी में हम लेंगे 29 दिन, क्यों, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त की 27 तारीख तक जाना है। अब जो 7 से कट रहा है काट दो, 7 से कट गया 28 तक 2 बचेगा, 28 तक कट गया 1 बचेगा, 28 तक कट गया 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और 21 कट गया 7 से, तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये 6 और एक ये 7, 7 का मल्टीपल है, काट दो, 2 और 2 4 और 3 7, काट दो, 3 3 6 और 2 9 बचा। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, 8 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर बचेगा 1 बचा, तो वेडनेसडे प्लस 1, वेडनेसडे प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, थर्सडे। तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया थर्सडे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे फटाफट से थम्स अप कर दें। क्लियर है, सभी का थर्सडे आ चुका है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर एक घड़ी 2:30 बजे का समय दिखाती है तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। ये दर्पण में देखने पर प्राप्त होता है। किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर 2:30 बजे का समय दिख रहा है। एक चीज याद रखिएगा, घड़ी में समय दे रखा हो और दर्पण प्रतिबिंब पूछे, या दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा हो और घड़ी का समय पूछे, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट होता है। ठीक है, 2:30 बजे के समय को कितने में से माइनस कर देंगे, 11:60 में से। 11:60 में से 2:30 बजे के समय को हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास ये 9:30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, 9:30। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला बनाइए, क्या बनने वाला है। चलो बनाओ।
बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 73 से 82 पे चलेगा, तो ये हो रहा है +9 हो रहा है, पर यहाँ पर तो ये माइनस हो गया यार, ठीक है, माइनस हो गया, ये कितना माइनस हो गया, -16। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा +25, तो आपको इतना समझ में आ गया कि +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो -6 का स्क्वायर यानी कि -36, और भाई साहब ये हो गया +7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10, कितना आ गया 104। चलो नेक्स्ट देखो, ऑल पिकॉक्स आर ब्यूटीफुल, जितने भी पिकॉक हैं वो सारे ब्यूटीफुल हैं, और कोई भी पिकॉक जो है, कोई भी पिकॉक पैरट नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे पिकॉक ब्यूटीफुल हैं और कोई भी पिकॉक पैरट नहीं है, कुछ फिश हैं जो ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या बना यहाँ पर, कोई भी पैरट ब्यूटीफुल नहीं है। भाई पैरट ब्यूटीफुल हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, गलत बोल रहे हो। सम ब्यूटीफुल आर पिकॉक, ब्यूटीफुल पिकॉक हैं, जी हाँ। कुछ पिकॉक फिश हैं, जी नहीं। क्या बनेगा, जल्दी बता दो फटाफट से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो भाई जल्दी से देखेंगे। 6 व्यक्ति हैं, कौन, लकी, मोनू, नीतू, जिया। देखिएगा 6 व्यक्ति कौन कौन है, लकी, मोनू, नीतू, जिया, प्रीति, ऋषभ। कितने लोग हैं ये, 6 लोग हैं, और ये वृत्ताकार मैदान में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है इन्होंने, सेंटर की तरफ फेस है। अब यहां पर लिखा हुआ है मोनू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जिया। मोनू जिया के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो आपको पता ही है कि जब 2 लोग देता है तो उसमें सेकंड वाला जो पर्सन होता है वो बैठेगा पहले, ये जिया, और जिया के दाएं दूसरे स्थान पर यहां हो गया मोनू। उल्टा हाथ लेकर जाएंगे, हथेली वाला भाग दायां बनेगा, ठीक है। तो मोनू जिया के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मोनू और प्रीति के बीच एक व्यक्ति बैठा है, मोनू एक व्यक्ति, प्रीति इधर तो आ नहीं सकता, मोनू एक व्यक्ति और प्रीति यहां आ गया, ठीक है। लकी जिया के बगल में नहीं बैठा है, लकी जिया के बगल में नहीं है, तो लकी यहां, लकी जिया के बगल में नहीं बैठा है, तो लकी यहां आ गया। नीतू प्रीति के बगल में नहीं बैठी है, ठीक है, नीतू प्रीति के बगल में नहीं है, तो नीतू यहां ले लो, ठीक है। अब कौन आया भाई साहब जो अभी तक नहीं आया है, ऋषभ, ऋषभ यहाँ आ जाएगा। तो बताइए भाई मोनू के सामने कौन है, तो मोनू के सामने है ऋषभ। आपका आंसर आ गया दोस्तों ऋषभ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही है। ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ है सिर्फ, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाएंगे फटाफट से, क्या बनने वाला है। नो बॉट इज स्लो, कोई भी बॉट स्लो नहीं है। सम बॉट इज फिशिंग, कुछ बॉट फिशिंग है, एंड ऑल फिशिंग इज कोस्टल, सारे फिशिंग कोस्टल है, ठीक है गाइस। चलो देख लो, अगला देख लो। सम कोस्टल आर बॉट, सम कोस्टल आर बॉट, नो फिशिंग इज स्लो, कोई भी फिशिंग स्लो नहीं है, गलत, फिशिंग स्लो हो सकता है। सम कोस्टल आर फिशिंग, यस कोस्टल इज फिशिंग, तो आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब यहीं से आपका पता लगता है कि आप कितना इस परिवार को अपना मानते हो, पता है लिटरली। क्योंकि यार बिना कहे ही कम से कम लाइक हो जाने चाहिए थे। 1800 लोग लगभग लाइक हैं, और लाइक मात्र अभी भी 600-700 लोगों के तो लाइक्स ही कम है। चलिए मुझे पता है आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं याद दिला देता हूँ आपको। सर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन मेरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बेटा आप लोग एक तो प्लेलिस्ट से पढ़ लो पहले तो, है ना। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें दे रखी है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, कंसर्न कर रखी हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। चलो बनाओ। यहाँ पर देखिए 8, 16, 32, यहाँ पर देखो 64, 8, 16, 32, 64 डबल होता जा रहा है 128, और इस जगह डबल कर सकते हैं आप 12 दूनी 26, ठीक है। $577 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? प्लस क्योंकि 7 एक में ही आ रहा था। चलिए 8 लोग हैं, घड़ी की दिशा में समान क्रम में, घड़ी की दिशा में एक दूसरे से समान दूरी पर गोलाकार मेज पर बैठे हैं। भाई साहब ये गोल मेज है और घड़ी आपकी ऐसे चलती है, सही है। सभी का मुख केंद्र के बाहर की ओर है। भाई साहब सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर। भैया ये चीज़ बहुत अच्छी दी है उसने कि घड़ी की दिशा में, घड़ी में बैठे हैं एक तरीके से, और सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर, सेंटर की तरफ नहीं है, सेंटर से बाहर की तरफ है। सोच समझ के करिएगा। यदि जी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, और दोस्तों ये होता है उत्तर पश्चिम। इस दिशा में मुंह है किसका? जी का। तो इस दिशा में तो ये रहा, यानी जी यहाँ पर है, ये उत्तर ये पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। भाई अगर यहाँ से देखें तो ये उत्तर, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो जी का मुंह ये रहा, जी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। एच डी के उत्तर में है। अच्छा, और एच जो है ना वो डी के उत्तर में है। ये डी को यहाँ बनाओगे तभी तो इसके उत्तर में आप बनाओगे। भाई डी को यहाँ बनाओगे तभी तो आप एच को यहाँ बनाओगे। एच डी के उत्तर में है, सही है। तो बताओ भाई, बस हो गया ख़त्म। अब ये घड़ी की दिशा में बैठे हैं ना, तो बनाओ डी के बाद यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बी का मुख किस दिशा में है? तो बी का मुख किस दिशा में है भैया? बी का मुख किस दिशा में है, जल्दी बता दो। बी का मुख ईस्ट डायरेक्शन में। बी का मुख किस डायरेक्शन में है? बी का मुख ईस्ट डायरेक्शन में। सभी लोग जल्दी से बताएंगे दोस्तों, फटाफट से, डू फास्ट बनाइए। ये प्रश्न अगर आपने कर लिया तो मज़ा आ जाएगा। चलो बनाओ। ईश्वर की कृपा भी भाई साहब उसी पर होती है जो अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। ये बात भी याद रख लेना।
ठीक है, ये कितना हो रहा है यहाँ पर 6 का गैप, 12, 20, पता नहीं है, यहाँ पर देखिए 17 के बाद सीधा 50 और 3 53, 53 और 56, यहाँ पर गैप दिख रहा है हमें 6 का, यहाँ पर गैप दिख रहा है 8 का, इस जगह और इस जगह का गैप हमें पता नहीं, 6 8, तो वैसे ये होना चाहिए 10, ये होना चाहिए 12 और यहाँ पर 14 का गैप होना चाहिए, तो इस जगह 42 होना चाहिए था और इस जगह फिर 30 होना चाहिए था, बिल्कुल सही हो गया। तो 45 में 30 जोड़ेंगे तो 55 65 75, 75 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 75 इज़ द करेक्ट आंसर। 6 8 10 12 14, अगर ये गैप चल रहा है तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 6 12, है ना, इस तरीके से 20 30। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिब्बे वाली पजल, जो कि बहुत ज़्यादा आई है एग्जाम के अंदर, तो बनाइए डिब्बे वाली पजल, बॉक्स पजल भी बोलते हैं इसको अपन। 6 डिब्बे को एक के ऊपर एक रखा गया है, डिब्बा ए को डिब्बा सी से, अच्छा ठीक है, 6 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर 2, फिर 3, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे 6 डिब्बे बनाओ। बनाओ। डिब्बा ए को सी डिब्बे से 2 डिब्बे नीचे रखा गया, सी डिब्बे से 1 डिब्बा नीचे, 2 डिब्बा नीचे रखा गया, किसको? डिब्बा ए। डिब्बा ए को डिब्बा सी से 2 डिब्बे नीचे रखा गया है और डिब्बा सी डी से 2 डिब्बे नीचे रखा गया, सी खुद डी से 2 डिब्बे नीचे रखा गया, ठीक है। डिब्बा ई डिब्बा एफ के ऊपर लेकिन बी के नीचे, डिब्बा ई डिब्बा एफ के ऊपर, ई एफ के ऊपर लेकिन बी के नीचे रखा गया है। देखिए 6 डिब्बों को इस तरह रखा है, डिब्बा ए को सी के 2 डिब्बे नीचे रखा गया है, ए को 2 डिब्बे नीचे रखा गया है, लेकिन हमें तो ये केस बनाना है यार, ई को ई डिब्बा एफ के तो ऊपर लेकिन बी के नीचे रखा गया, ई डिब्बा एफ के ऊपर लेकिन बी के नीचे, ए को सबसे नीचे, अच्छा हाँ ये वाली लाइन अपन ने मिस कर दी, ए को सबसे नीचे नहीं रखा है तो ए को यहाँ बनाओ डैश सी डैश डी, सही है। अब इसको अरेंज करना है तो एफ यहाँ, ई यहाँ और बी यहाँ, लीजिए अरेंजमेंट हो गया अरेंजमेंट। तो बताइए डिब्बा ए के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा है? ए के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा है? ए के ठीक ऊपर ई डिब्बा है, ए के ठीक ऊपर कौन सा डिब्बा है? ई डिब्बा है। चलो अगला देखो, कितने लोग दिए गए सभी ड्रिंक पसंद करते हैं? कितने लोग सभी ड्रिंक पसंद करते हैं? 19 लोग सभी ड्रिंक पसंद करते हैं, कॉफ़ी टी शेक्स। चलिए बनाइए फटाफट से, जो बराबर होता है वो तो एक ही चीज़ होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो एक ही चीज़ है, ये दोनों बराबर हैं तो एक ही चीज़ है। 8 और 5 के बीच में रिलेशन निकालना है, दोनों के लिए कॉमन कौन है? 4। 8 का 4 के साथ रिलेशन देखिए पहले, ये 4 बड़ा है किससे? 8 से। और 5 का भी 4 के साथ रिलेशन देखिए कि 4 बड़ा है 5 से। तो भैया क्या बताओ आप, 8 और 5 का रिलेशन बनेगा क्या? क्या 8 और 5 का रिलेशन बनेगा? जी नहीं बनेगा। सही है। अब 7 और 2 को देख लो, 7 ये रहा, 2 ये रहा गाइस। 7 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों के लिए कॉमन कौन है? 4। ठीक है, 7 ये रहा, 2 ये रहा, 7 और 2 के लिए दोनों के लिए कॉमन है 4। तो 7 और 4 के बीच में देखना, 4 बड़ा है 7 से, सही है, 4 बड़ा है 7 से और 4 बराबर है 2 के। तो इसका मतलब 2 जो है वो बड़ा हो गया 7 से। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, 100% ट्रू है। सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे जबरदस्त तरीके से।
सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे भाई साहब। जब सभी लोगों का थम्स अप आ जाना चाहिए। सभी लोग शेयर कर दो और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो फटाफट से। मजा आ रहा है तो जल्दी से अब ये क्वेश्चन करके बता दो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का। छह छात्र हैं, उनके बीच समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में और सारे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। सही है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी ई के निकटतम बाएं हैं। सी ई के निकटतम बाएं हैं, ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए यहां नहीं आया। एफ डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, तो बी और इसके दाएं दूसरा ए। सही है। और एफ डी के बाएं दूसरा है, एफ डी के बाएं दूसरा है, तो डी का बायां दूसरा ये एफ। खत्म। तो डी के अपोजिट कौन है? डी के अपोजिट कौन है? बी। पिक्चर फिनिश। डी के अपोजिट कौन है? बी। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर से अरेंजमेंट सोच समझ के और आराम से करिएगा। कितने लोग हैं पहले देख लो। 1 2 3 4 5 6 और यह है 7। 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सात लोग हैं भाई साहब, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बनाओ। क्योंकि दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रीजनिंग ही आपका बेड़ा पार लगाने वाली है। जो सी एन ए वाले या सी डबल ए वाले जो है ना, उनका तो 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। सोच के देखिए आप ग्रुप बी में। इस बार 50 पे मान लो, 10 नंबर ज़्यादा मान लो आप। ठीक है सर। न्यू एएलपी की वैकेंसी कब आएगी? मैं आपको बोल चुका हूँ 100% गारंटी के साथ कि एएलपी की वैकेंसी आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। नवंबर में नहीं तो दिसंबर में 100% आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, उससे पहले ही वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है। नवंबर या तो दिसंबर का फर्स्ट वीक मान लो आप, आपकी एएलपी की वैकेंसी 100% आने वाली है। ठीक है। तो तैयार हो जाओ अभी से ही, कमर कस लो, ज़्यादा दूर नहीं है वो भी। ठीक है। देखिएगा, ओगी पैट्रिक और जॉनी का पड़ोसी है। कौन? ओगी। ओगी पैट्रिक और जॉनी का पड़ोसी है। ओगी पैट्रिक और जॉनी। ओगी पैट्रिक और जॉनी का पड़ोसी है। स्कॉर्लेट ट्रिक्सी और जैक के बीच में नहीं बैठा है। जिल स्कॉर्लेट के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है। ट्रिक्स पैट्रिक के ठीक दाएं बैठा हुआ है। कौन? ट्रिक्सी पैट्रिक के ठीक दाएं। ट्रिक्स पैट्रिक के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ तक आपने अरेंज कर लिया 4 लोगों का। अब देखिए, जिल स्कॉर्लेट के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जिल स्कॉर्लेट
के बाएं दूसरे स्थान पर है जिल। जिल स्कॉटलैंड के बाएं दूसरे स्थान पर है। जैक आ जाएगा यहाँ पर, जैक बच गया, लास्ट में यहाँ आ जाएगा। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निकटतम बाएं है, इसी किस में है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निकटतम बाएं। क्या जैक जिल के निकटतम बाएं हैं? जी नहीं। ओगी जॉनी के निकटतम बाएं हैं? जी नहीं। जिल ट्रिक्स के निकटतम बाएं हैं? जिल ट्रिक्स के निकटतम बाएं? जी नहीं। ओगी पैट्रिक के निकटतम बाएं हैं? जी हाँ, ये पैट्रिक के निकटतम बाएं हैं ओगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ गया दोस्तों? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने नंबर सीरीज, जल्दी से बनाएंगे। देखिए 9 + 13, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें दोस्तों तो ये 22 बनाएगा। दिख रहा है आपको? ये मैंने क्यों अंदाज़ा लगाया? क्योंकि यहाँ से हो रहा है 57 और 92 को जोड़ेंगे तो 149 हो रहा है। तो अगला देखिए 13 + 22, 13 + 22 को अगर जोड़ दें 32 और 3 35, तो ये आ जाएगा 35। क्या आंसर आ गया दोस्तों? 35 इज़ द करेक्ट आंसर। मज़ा आया? मज़ा आपको ज़रूर आ रहा होगा, और मज़ा तो अब और ज़्यादा आएगा। चलो बनाओ इसको। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कौन कौन हैं? अराव, बर्ट, क्लो, डैन, ईशा, फिन। वृत्ताकार मेज के चारों ओर, केंद्र की ओर सम्मुख है। छोटे छोटे क्वेश्चन जब बनाना हम सीख लेते हैं ना दोस्तों, तो उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है बड़े क्वेश्चन को बनाने की तरफ। तो अगर किसी बच्चे को अभी भी डर लगता है या उसको लगता है कि नहीं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। 1 या 2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप पूरा सेट लगाते हो तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। आप लगातार 10 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, टाइमर लगा के, और फिर देखो। तो इसको करो आप, 2 लाइन का है। ईशा किसके? अराव के। ईशा अराव के बाएं दूसरे स्थान पर, अराव के बाएं दूसरे स्थान पर ईशा, ठीक है। आगे क्लो ईशा के निकटस्थ, फिन बर्ट के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है। बर्ट के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा। बर्ट के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा पॉसिबल नहीं। बर्ट के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा ये हो सकता है। बर्ट ईशा के निकटतम नहीं। अच्छा, फिन बर्ट के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बर्ट यहाँ आएगा। बर्ट के बाएं तीसरे स्थान पर फिन यहाँ आएगा, क्योंकि बर्ट ईशा का पड़ोस में नहीं था, सही है। और क्लो भी ईशा का निकटतम नहीं है, तो क्लो यहाँ आ जाएगा। डैन कहाँ आ गया? डैन इस जगह आ गया, खत्म। तो क्लो के ठीक बाएं कौन है? क्लो के ठीक बाएं कौन है दोस्तों? अराव। क्लो के ठीक बाएं कौन आ गया? अराव आ गया। क्लो के ठीक बाएं अराव। चलिए बनाइए 1728। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 का क्यूब होता है यार। क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। ये होता है 12 का क्यूब। 1728 होता है दोस्तों 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब में से -1 करके लिखा हुआ है, ये बनेगा आपका 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है। चलो अगला देख लो। मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं। चलो बनाओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन बिल्कुल चांसेस हैं इसके, फिर याद करोगे बाद में यार दीपक सर ने बोला था और वो चीज़ आ गई तो खुशी मिलेगी बहुत ज़्यादा। हालांकि खुशी तो आपको वैसे भी मिल रही है, सभी बच्चे फोड़ के आ रहे हैं पेपर, ठीक है, रीजनिंग का। चलो बनाओ। मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बना लो ना, नाम लिख लो पहले तो। क्या क्या नाम है? मधु, शोभा, अंजलि, मधु, शोभा, अंजलि, पूनम, निशा। थोड़ा इसको उधर कर लें, जगह नहीं बचेगी वरना। थोड़ा सा उधर कर लेता हूँ दोस्तों मैं इसको, ठीक है, ये काफ़ी। तो क्या क्या दे, पहले तो नाम लिख लो और एक तरफ जिन जिन चीज़ों को पसंद है वो लिख लो। देखिए मधु, शोभा, अंजलि,
मधु, शोभा, अंजलि, पूनम और निशा। ठीक है, और यहाँ क्या क्या है, नाटक, नाटक देखिए नाम लिख लिया मैंने इधर, ये नाटक हो गया। नाटक के बाद क्या है, कंप्यूटर, नाटक के बाद कंप्यूटर, और क्या क्या है, विज्ञान, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, और भौतिकी फिजिक्स, फिजिक्स से क्या, एक फिजिक्स हो गया, एक हिस्ट्री भी है शायद, हिस्ट्री, हिस्ट्री और मैथ्स भी है। और मैथ्स के लिए तो जगह ठीक है, यहाँ बना लेंगे मैथ्स साइड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है आपको। चलो जो जिसमें पसंद है वो देख लो। मधु, शोभा और नाटक, मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर में, तो मधु और शोभा नाटक और कंप्यूटर में, नाटक और कंप्यूटर में, सही है। आगे चलो, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में अच्छी हैं। कंप्यूटर, अंजलि और मधु फिजिक्स और कंप्यूटर में भी अच्छी हैं। ठीक है, ये हो गया। अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी और इतिहास में अच्छी है। अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी, ठीक है, अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी और इतिहास में अच्छी है। ये कर दिया, टिक कर दिया। आगे चलो, निशा और अंजलि भौतिकी और गणित में अच्छी है। निशा और अंजलि किस किस में अच्छी हैं, भौतिकी और मैथ्स। निशा और अंजलि मैथ्स में भी अच्छी है, यहाँ पे भी टिक कर दिया। पूनम और शोभा इतिहास और नाटक में अच्छी है। पूनम और शोभा इतिहास और नाटक, इतिहास और नाटक में अच्छी हैं। हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। इतिहास, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कौन अच्छा है। इतिहास, भौतिकी, इतिहास, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और मैथ्स में कौन अच्छा है। इतिहास, भौतिकी, देखिएगा, इतिहास, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान और मैथ्स में कौन अच्छा है। इन चारों में कौन अच्छा है भाई साहब, इन चारों में कौन अच्छा है, अंजलि अच्छी है। इन चारों में कौन अच्छा है भाई साहब, अंजलि अच्छी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, अंजलि आ गया। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। इधर नाम लिख लो, इधर किस किस को क्या पसंद है वो लिख लो, और जो जिसको पसंद है वो टिक करते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है आपके एग्जाम में, आ रहा है, तो फिर आप जल्दी से करके बता दो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। और फिर ये भी देखना है कि वास्तव में ये क्वेश्चन अगर सामने कल आ गया तो आप कितनी देर में करेंगे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे अक्षर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह, अक्षर के पहले चिन्ह जैसे ये, और ठीक बाद में एक संख्या, तो कुल मिला के इस टाइप का पेयर आपको ढूंढना है। अक्षर के पहले चिन्ह और एक संख्या हमेशा पहले लिख लो ऐसे साइड में। अब लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया, सिंबल, लेटर, नंबर, ये चेक करना है आपको। सिंपल सा सिंबल, लेटर, नंबर, पहला ही दिख गया, सिंबल, लेटर, नंबर, 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 देख लो। और कोई बन रहा है, सिंबल, लेटर, नंबर, ये है टाइप, इस टाइप का बनाना है। तो टोटल कितने बने, 3। कितने बन गए दोस्तों, 3 बन गए। सिंबल, लेटर, नंबर कितने बन गए, 3 बन गए। अगला प्रश्न, 9 मित्र हैं, पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई साहब। मित्र कितने हैं, ये 9 मित्र हैं, और साउथ की तरफ मुंह किया हुआ है। बनाओ, आपको मैं पूरा 1 से 1.5 मिनट का पहले समय दे रहा हूँ, बनाइए जल्दी से। देखें तो सही आप में से कितने लोग बना पाते हैं, कल ये प्रश्न आ गया तो। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, ये बात तो ध्यान रखिएगा आप, है ना। और सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों। मज़ा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस में, मज़ा आना चाहिए, ठीक है, दिमाग पे जोर नहीं, मज़ा आना चाहिए सच में। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 4 बनेंगे उसमें, ठीक है, देख लेते हैं। सिंबल, लेटर, नंबर, सिंबल, लेटर, नंबर, सिंबल, नंबर, सिंबल, नंबर, फिर सिंबल, नंबर, फिर सिंबल, लेटर, नंबर,
फिर उसके बाद सिंबल लेटर आना चाहिए, सिंबल लेटर नंबर कहाँ आ रहा है, 4 कहाँ है, 4 कहाँ पर है बताओ आप मुझे, 4 कहाँ पर है। मैंने कहा था इस टाइप का बनाना है, अकल के दुश्मन, ये इसको तो नहीं गिन लिया कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 ही बन रहे हैं ना, चौथा कहाँ दिख गया, है ना, नहीं है ना। 31 वाला भी पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, क्या दिक्कत है यार, कर लेना इसको, तो बहुत आसानी से किया है यार, इसको करो आप तो, अरे 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 यार इसको करो। 9 लोग हैं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, भाई साहब बनाओ पहले, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, पूरा फिक्स आपको मैं टाइम देता हूं 2 मिनट का, बनाओ आप, ठीक है, बनाइए। चलो बनाओ, जल्दी करो, 30 सेकंड निकल गए। एक बच्चा बोल रहा है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया लिंक, आप उसको इंस्टॉल कर लेना, उसको क्लिक करके और ज्वाइन कर लेना। देखिएगा ध्यान से, देखिए 9 मित्र हैं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, एल एम के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, एल किसके, एम के, यानी एम जहाँ कहीं भी बैठा है उसके ठीक दाएं एल बैठा है, एल एम के ठीक दाएं बैठा है, एम एन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये एन और एन के दाएं दूसरे स्थान पर एम, एम एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और एल एम के ठीक दाएं बैठा है, ये 4 तो फिक्स हो गए। के पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, केवल क्यू पी और ओ के बीच में बैठा है, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब के यहाँ आएगा, उधर की तरफ नहीं आएगा, के इधर आएगा, तभी तो आप बायां बना सकते हो। तो लिखा हुआ है ओ के बाएं से तीसरे स्थान, के का बायां पहला दूसरा तीसरा स्थान, यहाँ ओ हो सकता है। एस एन के ठीक बाएं बैठा है, भाई साहब अगर एस एन के ठीक बाएं हैं तो फिर ये नहीं बनेगा, देखिएगा एस एन के ठीक बाएं हैं, एस एन के ठीक बाएं हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग हो गए, लेकिन 9 लोग थे ना, तो हो भी सकता है बीच में ये, तो ओ यहाँ हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 9 लोग हैं, 8 लोग नहीं है, 9 लोग हैं, ये 9 लोग हो गए। अब देखिए क्यू पी और ओ के बीच में, तो क्यू पी और ओ के बीच में ये हो गया, एस एन के ठीक बाएं बैठा है, ये भी हो गया, के पंक्ति के किसी छोर पर है, ये भी हो गया, ठीक है, ओ के बाएं तीसरा है, तो बिल्कुल ओ के बाएं तीसरा है, ये भी हो गया। अब इस जगह पर कौन बैठा हुआ है, आर अभी तक नहीं आया, आर यहाँ आ गया, तो एम के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, एम के ठीक बाएं, नीचे की तरफ देखेंगे नाखून वाला भाग बायां बनाएगा, क्या आएगा आपका आंसर, आर आ रहा है,
तो एम के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, आर बैठा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का सही है? क्या आप सभी लोगों ने ईमानदारी से बनाया, ये बताओ आप। सर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है रेलवे में, आज फिर पकड़े गए और उनमें से कहा है कि कल हम सभी पेपर में नौकरी दिलाते हैं। 5 सेंटर भी पकड़े गए हैं। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ ना यार भाई, सज़ा को इतना सख्त कर दो कि दूसरी बार, जैसे सऊदी अरेब मतलब अरब कंट्रीज़ जो हैं, उनकी सज़ा का प्रावधान पता है आपको क्या है? वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ अगर आप छोड़ के चले गए ना, अगर आप कल आओगे ना तो कल भी आपको वो चीज़ वहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ आपकी नहीं है। वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि लोग जो है ना मतलब कांपते हैं, वहाँ पर कांपते हैं क्राइम करने से भी। तो वास्तव में सज़ा इतनी कठोर कर दो कि वास्तव में दोस्तों क्राइम करने वाला भी 50 बार सोचे कि करना है कि नहीं करना। लिटरली ये होना चाहिए। पर कुछ राजनीतिक नेता रोटियां सेकने में लगे हैं अपनी, है ना। जनता पिस रही है तो पिसे, बच्चे पिस रहे हैं तो पिसें भाई साहब। हाँ, आज जवानियों से भाई साहब बुढ़ापे की तरफ चले गए आधे, तो बहुत से तो ओवर एज हो गए, जो अब अगले वाले एग्ज़ाम के लिए तो सोच भी नहीं सकते कि ना LP है ना क्या है, उनके लिए तो जीवन मरण सब यही है, यही वैकेंसी है। लेकिन फिर भी लोग अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं। चंद पैसों की खातिर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और पता नहीं अपने आप को कैसे आईने में देख लेते होंगे ऐसे लोग, ये समझ में नहीं आता। सही है नहीं है भाई? आप और मैं एक बात बताओ, कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कर बस ये सकते हैं कि ईमानदारी से अपनी मेहनत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि जब नीचे देखें तो आसपास कोई भी ना दिखे, सिर्फ आप ऊपर हों। समझ रहे हो? टॉप पर आपकी टांग खींचने वाले भी नहीं, और पीछे रहने वाले इतने पीछे रह जाएं कि जो आपको पकड़ भी ना पाएँ। ये बात बस हमेशा याद रखो। सभी लोग दिल से लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से। क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक बच्चे ने लिख भी दिया कि सर मेरी भी एज ओवर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी बच्चे तैयार रहिए। देखो ALP की वैकेंसी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि उनके डंडे पड़ने वाले हैं। सरकार की वैसे भी वो होने वाली है ना। आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, तो वैकेंसी तो उनको देनी है। और मैं आपको बता दूं, रेलवे में अभी भी 2,88,000 पद अभी भी खाली हैं। 2,88,000 पद अभी खाली हैं भाई साहब। ALP तो आएगी और बहुत बड़े स्तर पर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। साथ में RPF भी आएगा, और आज CGL का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो इसमें भी लगभग 16 से 18,000 के बीच में वैकेंसीज आने के पूरे चांसेस हैं। तो कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल रहा है। ये बैच आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखिए इस बैच को आप समझने की कोशिश करें। ये बैच तो सबके पास होना ही चाहिए, मतलब यूँ समझ लो आप। 999 रुपये कहीं मायने नहीं रखेंगे, लेकिन ये आपको इतना कुछ सिखा देंगे कि जो आप फालतू खर्च करते हो या कहीं पर सोचते हो ना, आपको इस सब्जेक्ट के लिए कभी जीवन में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप भले भांति और बहुत अच्छे से जानते हो। और इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, और अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना सारी चीज़ों को छोड़कर, तो वो यही सोच कर आए हैं भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको एजुकेशन अफोर्डेबल लगे। आपको 10,000 8,000 देने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 999 रुपीज़ यानी 85 रुपये पर मंथ से भी कम में आप बढ़िया तरीके से 12 महीने तक टेंशन फ्री रहो। कंप्लीट थ्योरी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। और ये बैच सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाया है। SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, CDS हो, FCAT हो, GD, MTS, स्टेनोग्राफर, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसकी कंप्लीट रीजनिंग के जितने भी दुनिया में टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक कराए जाएंगे। एक बार तो आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो मतलब यूँ समझ लो कि ये पैसा वसूल है भाई साहब। ये कहीं पर भी अखरने वाला नहीं है आपको कि ये 999 रुपये ले। ये पैसा वसूल बैच है भाई साहब, ऐसा बैच है ये, ठीक है। वन ऑफ दी बेस्ट बैच है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसे आप आज ही ज्वाइन कर लेना क्लास 24 ऐप पर, ठीक है। क्लास 24 ऐप पर आज ही इसे ज्वाइन कर लेना। और टेली कॉलिंग के जो ये जो नंबर्स हैं ना, टेली कॉलिंग वाले, ये वाले जो नंबर्स हैं, है ना, ये वाले जो टेली कॉलिंग के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे एक चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है। इन नंबर्स पे ध्यान रख लो कि भाई आपको इन पे कॉल करना है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 10 से 7 के बीच में ही कॉल करें, क्योंकि सबका जीवन होता है यार। अपन नहीं चाहते कि कोई परेशान हो,
तो टेली कॉलिंग वाले भी अब शांति से अपना कार्य कर पाएँ, तो आप 10 से 7 है ना, सुबह के 10 से शाम के 7 बजे के बीच में कॉल कर लिया करो। आपका मर्जी पड़े जब कॉल कर देते हो 12 बजे 1 बजे, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। फिर मजबूरी में यार वो भी कहते हैं कि सर यार रात को ऐसे ऐसे होता है, डिस्टर्ब होता है, तो मैंने इनको बोल रखा है आप 7 के बाद कॉल ही मत उठाया करो। आप 10 से 7 के बीच में कॉल करें तो आप कॉल अटेंड किया करो, अदरवाइज़ कॉल ही मत अटेंड किया करो। आप क्या करें यार, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए, क्लास 24 ऐप। इस क्लास 24 ऐप को आप लोग कर लो इंस्टॉल, ओपन कर लो, है ना। क्लास 24 ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जब लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद में दोस्तों ये देखिए बीच में दिखाया आपको प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन वाले सेगमेंट में जाइए, प्रिपरेशन पे क्लिक करिए। प्रिपरेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा बैच की इन्फॉर्मेशन। इस बैच पे आप क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे ओपन होने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। इस बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे और बाय कर लेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसे आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो, इस नंबर को नोट कर लो, इन दोनों नंबर को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ कि ये अपना एक परिवार है और इस परिवार में शामिल अगर आप नहीं हुए हैं तो जल्दी से हो जाइए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, कोई बात नहीं, शगुन है ना, एक पैसे में तो कुछ होता भी नहीं। जीवन में अगर अपन सिर्फ ज़िंदगी भर अगर यही सोचते रहेंगे कि परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, तो भाई वो परेशानियां सिर्फ बोलने से ही नहीं चली जाएगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो बने रहिए और जम के मेहनत करिए। चलिए, लव यू ऑल एवरीवन, सारे फैमिली मेम्बर्स को बोल रहा हूँ, बाय।